नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। देखिए, हमने पाठ नंबर 2 जब स्टार्ट किया था तो उसके अंदर सबसे पहले आपको अति महत्वपूर्ण बिंदु एवं अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस पाठ से संबंधित कराई थी। लेकिन आज के इस क्लास के अंदर हम आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाकर जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा या किसी भी प्रश्न के बारे में आपको कोई समस्या है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। देखिए, आज हम शुरू करने से पहले आपको इस पाठ के बारे में, जैसा कि नाम हमने बताया, अम्ल, क्षार और लवण। अम्लों की हमने कुछ आपको पिछली वीडियोज के अंदर कुछ विशेषताएं बताई थी कि अम्ल जो होते हैं, जैसे अम्ल की बात करें तो अम्ल जो होते हैं वो आपके नीले लिटमस से लाल हो जाते हैं, यानी कि जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देता है, और जो आपका क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और हमने इसके अंदर लवण के बारे में भी बहुत सारे फॉर्मूले, सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई थी। और आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न है कि आपको 3 प्रश्नलियां दी गई है। आपको 3 प्रश्नलियां दी गई है और इनमें से एक में आश्रित जल है। देखिए, पहली में आश्रित जल है, शेष 2 में एक में अम्ल है, और तीसरी जो दे रखी है उसमें क्षारकीय विलयन है। देखिए, यहां पे आपको 3 प्रश्नली दे रखी है और एक में आश्रित जल है, एक में अम्ल है और तीसरे में आपके पास क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो प्रत्येक प्रश्नली में रखे गए पदार्थ की पहचान आप कैसे करोगे। देखिए, मैंने जब आपको इस पाठ को शुरू कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो आपके नीले लिटमस से वो किस में बदल जाते हैं, लाल लिटमस पत्र में। और जब क्षार की बात आपको बताई थी तो क्षार में आपको बताया था कि लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र में बदल जाता है। तो आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया है, यानी कि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दे रखा है। तो तीनों प्रश्नली में लाल लिटमस पत्र को डालेंगे। जिस प्रश्नली में इसका रंग नीला हो जाएगा, जिस प्रश्नली में इसका नीला रंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। वो कौन सा विलयन हो जाएगा, क्षार के विलयन हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए। देखिए, मैंने क्या बताया कि जब आपके पास लाल लिटमस पत्र है तो इसको तीनों प्रश्नलियों में डालकर हम देखेंगे, और जिस प्रश्नली में इसका रंग नीला हो जाएगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो उस प्रश्नली में क्या है, क्षारकीय विलयन है। अब हमारे पास जो लिटमस पत्र है वो अब हो गया आपका नीला। अब इस नीले लिटमस पत्र को क्षारकीय विलयन में से निकालकर अन्य 2 प्रश्नलियों में डालो, और फिर जिस प्रश्नली में इसका रंग नीले से लाल हो जाएगा, यानी कि नीले लिटमस से लाल हो जाएगा, तो उसका मतलब है उस प्रश्नली में आपका अम्ल है। तथा जिस प्रश्नली में नीला लिटमस पत्र जो आपको पहली प्रश्नली में डालने के बाद प्राप्त हुआ था, नीला लिटमस पत्र, यदि उसमें डालने से कोई परिवर्तन नहीं होता तो समझ लेना उसके अंदर आपका आश्रित जल यानी कि उदासीन विलय है। समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आगे चलते हैं, पेज नंबर 24 के प्रश्न की बात करते हैं। और पहला ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, आपके पास तांबे के बर्तन है और पीतल के बर्तन है,
तो कह रहा है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं और ये अम्ल पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दही और खट्टे पदार्थ वे अम्लीय होते हैं और ये अम्ल पीतल और तांबे के साथ क्रिया करके विषैले यौगिक बनाते हैं और ये खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर उन्हें उपभोग करने योग्य नहीं रहने देते। यानी कि यदि वे विषैले पदार्थ बन जाएंगे तो हमारे शरीर के लिए क्या होंगे? हानिकारक होंगे। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में हमें दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं डालने चाहिए। इसके बाद ये भी प्रश्न नंबर 2 हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ही बार आया हुआ है। धातु के साथ, देखिए धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? देखिए धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलती है, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आपके पास जिंक है, जिंक एक धातु है और H2SO4 एक आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है। यदि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो यह जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहां पे आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनी। देखिए ये एक तरह की विस्थापन अभिक्रिया भी है क्योंकि इसके अंदर जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल में से इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जिंक वहां पे आ जाएगा, जिंक सल्फेट। अब यह हाइड्रोजन गैस निकली, हमें कैसे पता चला कि यह गैस, क्योंकि गैस उसमें से निकलती हुई तो प्रतीत होती है लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि किस तरह हम ये पता कराएंगे कि यह हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लाने पर यह पट पट यानी कि बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। यदि पट पट की आवाज यानी कि पॉपिंग साउंड आती है तो वह आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। देखिए यदि मोमबत्ती जलनी बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, तो इसका मतलब है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन यदि पट पट की ध्वनि करती है तो उसका मतलब है हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, कोई भी धातु यौगिक है ए तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। क्या कर देती है? बुझा देती है। अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, यदि मोमबत्ती बुझ जाएगी तो कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड बनता है, देखिए कैल्शियम क्लोराइड बनता है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए यौगिक ए यदि हम बात करें तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा और जब हम उसके अंदर अम्ल डालेंगे तो वो हमारी कैल्शियम, उसने बोला ना एक पदार्थ कैल्शियम क्लोराइड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस में। यहां पर जब आप अभिक्रिया करके देखोगे तो जल भी बनता है। तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम एक, इधर भी एक, कार्बन इधर एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन 3, यहां पे ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1, यहां पे 2, तो इसलिए यहां पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो यहां पे भी क्लोरीन 2। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है और ये कहना चाह रहा है कि जब ऐसा यौगिक जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी अभिक्रिया अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये मैंने लिखी और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस
में मोमबत्ती बुझाने का गुण होता है, इसलिए वह जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। कक्षा 9th में भी आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 1 यहां पे पेज नंबर 27 की बात कर रहे हैं और ये आपकी परीक्षा में भी आने वाला प्रश्न है। ये कह रहा है कि HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए जैसे हमने यहां पे लिखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित क्यों करते हैं, जबकि अल्कोहल आपके पास है, ग्लूकोज आपके पास है, ये यौगिक विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। देखिए HCl और HNO3 जल में घुलकर H आयन देते हैं, अतः ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। हमने जब आपको बताया था वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देता है उन्हें हम अम्लीय व्यवहार के पदार्थ कहते हैं, और वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो क्षारकीय पदार्थ कहलाते हैं, क्षारकीय व्यवहार के पदार्थ कहलाते हैं। देखिए HCl की बात करें तो HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, और नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में वो जाके टूटेगा। ये 3 हम छोटा सा इधर लगाएंगे तो यहां पे आपने देखा कि HCl और HNO3 ये जल में घुलकर H आयन देते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज की यदि हम बात करें तो जलीय विलयन में आयनीकरण नहीं करते। क्या नहीं करते? आयनीकरण नहीं करते। यदि आयनीकरण नहीं होगा तो वो H आयन उत्पन्न नहीं करते, और H आयन उत्पन्न नहीं करेंगे ना तो ये विद्युत का चालन कराएंगे और ना ही ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है। और ये कह रहा अम्ल का जलीय विलयन, जैसे कि हमने अभी ये 2 अम्ल लिए थे, जल में घुलकर H आयन देते हैं तो ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, और अम्लीय अभिलक्षण होने की वजह से ये विद्युत का चालन करते हैं। देखिए जलीय विलयन में अम्ल आयनीकृत होकर H आयन उत्पन्न करता है, जैसे कि HCl अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, HCl H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इसके बाद इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यदि आयन्स होंगे, H आयन अधिक मात्रा में होंगे तो वो विद्युत का चालन कराएंगे। देखिए मैं इस वीडियो के बीच में आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं या किसी भी स्टूडेंट को अपनी नोटबुक भी पूरी करनी है तो वो हमारे इन नोट्सों से पूरे कर सकते हैं। हमने ये जो है अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ और हरियाणा बोर्ड से संबंधित सभी प्रश्न अपनी इस वीडियो में डाले हैं, और जो भी स्टूडेंट CBSE बोर्ड से है या अदर स्टेट बोर्ड से है तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए। देखिए अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी आपके पेपर में कई बार आया है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती। देखिए इसमें भी यही कारण है कि ये जलीय विलयन में आयनीकृत होते तो ये आपका अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते और उनका रंग भी बदलता, लेकिन जल के न होने के कारण शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस H आयन उत्पन्न नहीं करती। क्या नहीं करती? H आयन उत्पन्न नहीं करती, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करती। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर का रंग नहीं बदलती। इसके बाद ये आपका लेबोरेटरी से संबंधित, प्रयोगशाला से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये एग्जाम में भी बहुत ही बार आया है कि अम्ल को तनुकृत करते समय। देखिए तनुकृत का मतलब मैंने आपको बताया था जब परिभाषा कराई थी कि जब किसी विलयन के अंदर, जब किसी अम्ल विलयन के अंदर जल की अधिक मात्रा पाई जाती है तो हम उसे तनुकृत अम्ल कहते हैं,
और हमें अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित यानी क्यों बताया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। यानी कि वाटर हमारे पास इस कंटेनर के अंदर है, वाटर है और यहाँ पे आपके पास अम्ल है, तो आपको ये क्यों अनुशंसित यानी कि बताया जाता कि अम्ल को मिलाओ, न कि पानी को अम्ल में मिलाना चाहिए। किसी अम्ल और जल की क्रिया की यदि हम बात करें, अम्ल और जल ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है। और मैंने आपको जब पाठ एक कराया था उसमें बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पाद के निर्माण के साथ साथ बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तनुकरण के लिए जब हम बीकर में रखे जल में अम्ल डालते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। यानी कि यदि हम इसकी बात करें तो इसमें कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, और यदि हम बात करें ये अम्ल है और बाहर से हम वाटर डाल रहे हैं यानी कि जल डाल रहे हैं तो ऊष्मा अधिक होगी और अधिक होने की वजह से, परंतु यदि बीकर में रखे अम्ल में जल डाले तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होगी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो कांच का बीकर आपके पास है, इस कारण से जल और अम्ल का मिश्रण बाहर छलक सकता है और शरीर के किसी अंग को हानि पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त ताप बढ़ने से क्या होगा? कांच का पात्र टूट भी सकता है जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान देना है कि जब भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करें या जब हम अम्ल को पानी में मिलाए, या वैसे तो अम्ल को ही पानी में मिलाएंगे तो हमें सावधानी अधिक से अधिक बरतनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? देखिए, यदि किसी अम्ल को हम तनुकृत करेंगे तो उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो उसकी जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी। तो यही लिखा है, जब किसी अम्ल के विलयन में जल डाला जाता है तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया में अम्ल तनुकृत हो जाता है। देखिए, हाइड्रोनियम आयन जितने ज्यादा अधिक होते हैं उतना ही अम्ल प्रबल अम्ल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जब उसके अंदर हम जल मिला देंगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी आ जाएगी। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्या यानी कि अधिक मात्रा में, किसमें? अधिक मात्रा में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक मात्रा में क्षारक मिलाते हैं तो OH आयन की सांद्रता प्रति इकाई बढ़ जाती है, प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए कैसे, जब किसी क्षार के अंदर यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और अधिक क्षार मिला दिया जाएगा तो उसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन बढ़ जाएगा, जिसके कारण विलयन अधिक प्रबल और सांद्रित हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 31 के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। और प्रश्न नंबर 1, आपके पास दो विलयन A और B है। देखिए, ये हमने A और B एक टेबल बनाई है, इसमें दो विलयन है। A का pH मान 6 है और B का pH मान 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? देखिए, मैंने बताया था कि जब हम pH स्केल के बारे में पढ़ते हैं तो 0 से 7 और 7 से 14 pH स्केल का प्रास जो होता है 0 से 14 होता है। यदि हम इस तरफ की बात करते हैं तो अम्ल होते हैं, और यदि 7 से ऊपर की बात करते हैं तो क्षार होते हैं। देखिए, अब ये कह रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अम्लों में अधिक होती है क्योंकि वे जलीय विलयन में
घुलनशील होकर H आयन अधिक मात्रा में देते हैं। तो जो 7 से कम है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और इसमें अम्लीय भी ए ही होगा और कौन क्षारकीय होगा, क्षारकीय बी होगा। देखिए विलयन ए में पीएच का मान 6 है और पीएच मान से 6 से कम है तो विलयन ए अम्लीय प्रकृति का है, जबकि विलयन बी में पीएच का मान 7 से अधिक है, अतः यह क्षारकीय प्रकृति का है। विलयन ए की प्रकृति अम्लीय होने के कारण इसमें H आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं पेज 31 के। H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी भाषा में यदि बात करें, जितने ज्यादा H आयन अधिक होंगे उतना ही आपका पदार्थ अधिक अम्लीय होगा और जितने H आयन कम होंगे उतना ही पदार्थ दुर्बल अम्ल के अंदर होगा। देखिए हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण कोई विलयन अम्लीय होता है। देखिए हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उन्हीं की उपस्थिति के कारण कोई विलयन अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन में H आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वह विलयन अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय होगा और जिस विलयन में आयनों की सांद्रता कम होगी वह विलयन अपेक्षाकृत कम अम्लीय होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं और अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। देखिए जब भी किसी पदार्थ की हम बात करते हैं तो उसके अंदर H आयन भी होती है और OH आयन भी होती है, लेकिन यदि अम्लीय है तो उसके अंदर H आयन की मात्रा अधिक मात्रा में है, H आयन जो होंगे वो अधिक मात्रा में होंगे और यदि हम बात करें H आयन कम है तो वो हमारे क्षारकीय होंगे। तो यही बात लिखिए, हाँ क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं फिर भी ये क्षारकीय होते हैं क्योंकि इनमें OH आयनों की जो सांद्रता है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। किससे? इनसे। कोई किसान, अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। कोई किसान खेत की मिट्टी की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूने की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना यदि इसकी बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। या चौक की बात करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। का उपयोग करेगा किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कोई किसान इन सभी चीजों का उपयोग करेगा। देखिए ये तीनों के तीनों ही क्षारकीय प्रकृति की है, तो आपको पता ये क्षारकीय है तो किस काम आ सकती है। अम्लीयता वाली मिट्टी यदि है तो उसको उदासीन करने में आ सकती है। तो आंसर देखेंगे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट आदि सभी लवण क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय। अतः यदि मृदा अम्लीय हो जाए तो उसे उदासीन करने के लिए एक किसान इन लवणों का उपयोग कर सकता है यदि मिट्टी उसकी अम्लीय है तो। इसके बाद पेज नंबर 36 के प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके अधिक महत्वपूर्ण होंगे। देखिए पहला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। यदि हम इसको लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। वो होता है बुझा हुआ चूर्ण यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? देखिए आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब उसके अंदर जल की अभिक्रिया होती है तो वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, जब हम उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो वो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है वो आपका क्या है? विरंजक चूर्ण। कठोर जल को मृदु यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर
इंटू सॉफ्ट वाटर करेंगे तो उसके अंदर किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाएगा। तो इसके अंदर धावन सोडा यानी कि जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसका प्रयोग करेंगे। और कपड़े धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 और 10 अणु जल के इसके अंदर होते हैं। और ऐसे ही यदि हम बेकिंग पाउडर की बात करें तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और वो हमारा जैसे अग्निशामक यंत्र में या एंटासिड के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसने बोला कि विलयन को गर्म करने पर, इस पे हम गर्म कर रहे हैं, इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस में जल इसमें से निकलेगा। तो ये विघटित होकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाएगा। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को बोलते हैं और इसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट आधा मॉलिक्यूल हेमीहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं होता है। जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो इसके अंदर 1.5 यानी कि 1.5 और आधा मिलकर कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाती है। इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा और इसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए हमने आज के लिए अपनी इस क्लास के अंदर इतने ही कराएंगे क्योंकि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की आज हमने क्लास ली थी। इसके बाद जो भी हम क्लास लेंगे वो अभ्यास के प्रश्नों की क्लास लेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और कमेंट सेक्शन में आपने इस वीडियो को देखने के बाद यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको आप लिख कर भेजें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। धन्यवाद।